नहीं, सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि जितने ये सस्पेक्टेड हैं, इनका बायोमेट्रिक्स करके और इनको एक शक के घेरे में रख के इनका तो पूरा हुँ, वेरिफिकेशन करवा लिया जाए, ठीक है? हुँ, अब ये कल को अगर सपोज़ वहाँ से भाग भी जाते हैं और इनका अगर बायोमेट्रिक्स रिकॉर्ड है आपके पास में, तो ये कहीं पर भी हाँ, होंगे, वहाँ पर इनको डिटेक्ट करना और फिर फर्दर इनको एप्रीहेंड करना जो है वो ईज़ी हो जाएगा। जी, लेकिन ये मेरा कहने का मतलब है कि सबसे पहले अगर हम ये ही ना समझें कि हमारे पास में प्रॉब्लम है, तो उसका तो हाँ, नेक्स्ट स्टेप ही नहीं हो सकता है। तो हुँ, स्टेट गवर्नमेंट को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उनको ये समझना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम है। ये तो ऐसा हो गया ना कि अगर आपको हेड आप बोलो हमें हेडेक ही नहीं है, तो आपको कौन दवाई देगा? तो ये तो हुँ, किसी न किसी को तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम है। अब ये एकेडमिक्स जब तक इसको बोलते रहेंगे कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, स्टेट बिल्कुल, गवर्नमेंट के ऊपर कोई असर नहीं होगा इसका। ठीक है? हुँ, जब तक वो वहाँ पर वो किसी न किसी तरीके से किसी पॉलिटिकल पार्टी को वो हेल्प कर रहे होंगे, वो उनका वोट हुँ, बैंक है और अगर वही पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप जो मर्ज़ी कर लीजिए, जहाँ दिल्ली से बैठे हुए चिल्लाते रहिए, आप कुछ नहीं कर पाएँगे वहाँ पर, वो आपको सपोर्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपको सपोर्ट के लिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। तो जी, ये एक आप कह सकते हो कि हमारे फेडरल सिस्टम का एक कुछ ग्रे एरिया है जिसमें जी, जिसको एड्रेस करना ज़रूरी है। जब तक आप इसको नेशनल सिक्योरिटी के साथ में जो हुँ, जोड़ के नहीं देखेंगे, हुँ, तब तक ये प्रॉब्लम एड्रेस नहीं होगी। अगर ये वोट बैंक की राजनीति चलती रहेगी कि भाई ये हमारा वोट्स हैं और हुँ, उसके बाद में कई बार आ जाता है जी देखिए 100 लोगों का फिर आपके एनजीओज़ भी एक्टिव हो जाते हैं। बहुत से एनजीओज़ हैं जो एकदम खड़े हो हुँ। जाएँगे, आपके हाथ ही बाँध देंगे, आपके तो अगेंस्ट में उनको कोर्ट केस फंडिंग हो कहाँ से जाएगा। होती है ऐसे एनजीओज़ को जो इनको सपोर्ट करते हैं? उसको भी अब देखना ये चाहिए जो देखिए ये तो अब एक बहुत बड़ा विषय है इसको ये बहुत बड़ा जी, विषय है। इसके ऊपर आप कभी और डिटेल में कभी बात करेंगे तो शायद कुछ चीज़ें समझ में आएँगी। जो लोग फंडिंग को देखते हैं या जो इनको ट्रैक करते हैं, वो आपको बता पाएँगे कि जी, कैसे-कैसे ये चल रहा है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि ये कुछ एक ऑब्स्टेकल्स हैं, जो हुँ, कि मतलब सिंसियरली अगर कोई काम करना भी चाहे, उसके लिए इतना हुँ, आसान नहीं रह गया है ये इनको वो करने का। जी। तो तमाम तरह की समस्याएँ हैं, तो यहाँ अब शायद वोटर आईडी कार्ड कहाँ से इश्यू हो रहा है और आधार कार्ड कैसे बन रहा है इनका या इनको पासपोर्ट कैसे इश्यू हो रहा है, उन सब की और वो टाउट्स की तह तक जाने की ज़रूरत है। यस। नहीं, बिल्कुल वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि बगैर डॉक्यूमेंट्स के कोई भी इल्लीगल इमिग्रेंट जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। हमको जी। उस चीज़ के ऊपर ही स्ट्राइक करना पड़ेगा और इतना मुश्किल बना देना पड़ेगा। हुँ, और दूसरा जो ऑफ़िशियल्स इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, उनके हुँ, अगेंस्ट में भी एक्शन होना चाहिए। वो हम कभी नहीं जी। लेते हैं। आज तक मुझे हुँ, याद नहीं है कि किसी के अगेंस्ट में कोई एक्शन हुआ हो कि इसने गलत डॉक्यूमेंट बना के किसी को दे दिया और वो क्योंकि हाँ, वो अब फॉर व्हाटएवर रीज़न लेकिन उनके अगेंस्ट हुँ, में एक्शन नहीं होता है। तो बॉर्डर के ऊपर तो एक सिपाही अगर पकड़ा जाता है, उसकी फेंस अगर काट दी जाती है, तो उसके अगेंस्ट में हाँ, स्ट्रिक्ट एक्शन होता है, उसको क्वार्टर गार्ड दी जाती है, वो बेचारा जो है उसकी नौकरी खराब हो जाती है। लेकिन यहाँ पर सिस्टम है, जो कि इल्लीगल इमिग्रेंट्स को अगर सपोर्ट कर रहा है और हम उनके अगेंस्ट में कोई एक्शन ना लें, तो ये तो बहुत बड़ी एक गंभीर समस्या है। पहले हम अपने सिस्टम को ठीक करें, हम अपने सिस्टम को ठीक करें, अपने आप ये इल्लीगल इमिग्रेशन जो है वो खत्म हो जाएगा। और दूसरा अभी क्या हो गया है कि क्योंकि हुँ, ये पहले तो ठीक है, बॉर्डर के थ्रू जो है वो क्रॉस करते रहे होंगे क्योंकि हुँ, फेंसिंग नहीं थी, वाइड गैप्स थे, हमारी फोर्स की स्ट्रेंथ भी जो है वो कम थी, बीओपी से बीओपी तक का बहुत बड़ा गैप हुआ करता था। लेकिन अब क्या है कि आपकी ट्रेन आ रही है बांग्लादेश से इंडिया में, इंडिया से बांग्लादेश, मैत्री एक्सप्रेस के हुँ, नाम से बसें आ रही हैं, लोग जो हैं वो ट्रीटमेंट के नाम से आ रहे हैं। जो मेरी जो इन्फॉर्मेशन है 88% बांग्लादेशीज बाई रोड बाई लैंड जो है वो इंडिया में एंटर करते हैं 12% बाई एयर आते हैं फॉर वट जी। एवर रीजन कोई बिजनेस के लिए आ रहा है कोई ट्रीटमेंट करने के लिए आ रहा है पढ़ने के लिए आ रहा है हुँ, कुछ ना कुछ रीजन तो उसको देना पड़ेगा तभी उसको वीजा हुँ, मिलेगा लेकिन कितने लोग वापस जा रहे हैं ये जी। एक अपने आप में स्टडी करने का विषय है कि अगर 15 से 10 16 लाख लाख लोग को आए अगर वीज़ा दिए जा रहे हैं साल में, सालाना,
अब आप बताइए कि एक सिस्टम बना हुआ है जो कि दो देशों के बीच में सिस्टम है, उसी सिस्टम में का लोग फायदा अगर उठा के ओवरस्टे कर रहे हैं या वापस ही नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ आने के बाद में अगर उनको दूसरा डॉक्यूमेंट मिल जाता है, तो फिर उनको वो अपना पासपोर्ट फाड़-फूड़ के फेंक दो और यहाँ का इंडियन जो है वो डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए और फिर एक नॉर्मल इंडियन की तरह रहना शुरू कर दीजिए। हम्म। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें की एक बहुत डिटेल में स्टडी की आवश्यकता है और इसको एड्रेस करने की आवश्यकता है। हम काफ़ी देर से इसको स्टडी कर रहे हैं। मेरे ख़्याल से 1971 से उससे पहले से ही चल रहा है। इल्लीगल इमिग्रेशन कोई नई चीज़ नहीं है। जी, जब से 47 से इंडो-पाकिस्तान बना है, उससे पहले की रादर कह सकते हैं आप 1905 में जब पार्टीशन हुआ था। अब आप इतनी हिस्ट्री में जाने लगेंगे तो बहुत से कारण जो हैं वो समझ में आ जाएँगे। लेकिन कहीं न कहीं ये जो अभी एटलीस्ट जो हम अब हमारी टेक्नोलॉजी काफ़ी हमें हेल्प कर रही है, हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, बॉर्डर कंट्रोल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। इनको अगर हम करें कि इनमें क्या लूप होल्स हैं, इसका कैसे फ़ायदा उठा रहे हैं, उसको और स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है तो वो करें। और कहीं न कहीं ये बांग्लादेश को भी एक मैसेज देना पड़ेगा, भई आप डिनाई नहीं कर सकते। अब वो लीगल सिस्टम जो हमारे बीच दोनों के बीच में है, उसी के हिसाब से वो लोग कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये लूप होल्स हैं जिसका फ़ायदा उठा रहे हैं और लोग अभी भी आ रहे हैं। सर यहाँ पे मैं चाहूँगी कि मतलब हाँ, ये तो लीगल एस्पेक्ट है हालाँकि, लेकिन इस पर चर्चा ज़रूर की जा सकती है कि भारत में अगर कोई अवैध घुसपैठिया आता है, तो उस पर पेनल्टी नहीं लगती है। उसे में जेल में डाल हुँ, के उससे कुछ काम नहीं कराया जाता है। जैसे दूसरे देशों में होता है कि अगर पेनल्टी भी लगेगी, पैसा भी देना पड़ेगा और आपको काम भी करना पड़ेगा और आपको लोकल पॉपुलेशन से मिक्स भी नहीं होना है। हुँ, मतलब आप बोझ नहीं बनेंगे हमारी इकोनॉमी पर कि आप आ गए तो हम आपको बैठ के खिलाएं और आप वहां डिटेंशन सेंटर में प्रोक्रिएट करें। हुँ। नहीं, करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जी। नहीं कर सकते हैं। इसका मैं हम्म। बताया ना अभी जो सिस्टम है उसमें कितनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। हम्म। आपके लिए डिपोर्ट करना ही एक बहुत बड़ी समस्या है। हालाँकि डिपोर्टेशन का पूरा प्रोसीजर है, उसमें कहीं कोई कमी हम्म। नहीं है। बहुत अच्छा डिटेल्ड में प्रोसीजर बना हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ होम हम्म। अफेयर्स का प्रोसीजर है। लेकिन अगेन वही बात आ जाती है कि वो प्रोसीजर तो एक अपनी जगह के ऊपर है। उस हम्म। प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करने में बहुत सी दिक्कतें हैं। वो दिक्कतें जो हैं वो कहीं न कहीं आप लगा लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, इट्स नॉट अ प्रायोरिटी एरिया। मैं तो ये कहूँगा कि इट्स नॉट अ प्रायोरिटी एरिया फॉर मैनी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। उनके लिए ये प्रायोरिटी एरिया हम्म। नहीं है और क्योंकि ये एक अनप्रोडक्टिव सा काम उनको लगता है कि भई इतनी मेहनत लगेगी, इसके लिए अलग से स्टाफ लगाया जाएगा और ये सारा कुछ अगर सिंसियरली कोई करना चाहेगा तो तब जाके ये कोई एक टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट करो और वो पूरा इसको दिक्कत वाली देखिए यहाँ पर नेशनल बिल होगा, वहाँ पर सब पॉसिबल है। स्टेट अगर ठान ले तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और ये आप कई दूसरे मुद्दों में देखते भी हैं कि जहाँ पर भी जी। चीफ मिनिस्टर्स हैं वो स्ट्रांग हैं, दे मीन बिजनेस, वहाँ पर जी। वो कर भी रहे हैं। लेकिन अगर ये हम्म। प्रायोरिटी एरिया नहीं है तो ठीक है, ये वो सोचते हैं ये नेशनल प्रॉब्लम है और अगर देश सोचता है कि ये स्टेट की प्रॉब्लम है तो फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा, फिर तो बहुत ज़्यादा हमें प्रोग्रेस की आवश्यकता नहीं है। इसके बांग्लादेश इम्प्लीकेशंस की बहुत हो रहे हैं। जी, हाँ। बांग्लादेश की तरफ से भी कोशिशें ये होती हैं कि क्योंकि उनके पास जगह नहीं है, उनका पॉपुलेशन 6.8 करोड़ थी 71 में। उसके बाद बहुत बड़ी संख्या में माइग्रेट भी हुए होंगे हिंदू खास तौर पे वहां से, जब वहां पर परसिक्यूशन हुआ होगा हिंदुओं का। हुँ, उसके बाद अब जा करीब 18 करोड़ की आबादी, छोटे से इलाके में जो कि छत्तीसगढ़ से थोड़ा सा बड़ा है बस। हुँ, मतलब वहां हुँ, जनसंख्या विस्फोट 3% से भी ज्यादा की ग्रोथ रेट वहां पॉपुलेशन की रही। और दूसरी तरफ अगर हम उसका कंपैरिजन करें तो बहुत सारी रिपोर्ट ऐसी हैं जिसमें दिखता है कि वहां की रिपोर्ट है जो ये बताती है कि वहां की इतनी बड़ी संख्या में आबादी गायब है। कुछ रिसर्च हुँ, पेपर ये जरूर बताते हैं। मैं 2004 के रिसर्च पेपर की बात कर रही हूँ जिसमें कि शरीफा बेगम की रिपोर्ट है, बांग्लादेश इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट स्टडीज ढाका की, कि किस तरह से करीब 3.5 मिलियन पीपल डिसअपियर्ड फ्रॉम ईस्ट बिल्कुल पाकिस्तान। भी।
क्योंकि बांग्लादेश तब ईस्ट पाकिस्तान था 1961 से 74 तक। तो ऑब्वियसली दे क्रॉस्ड ओवर टू इंडिया। तो अब वहां पर अगर जनसंख्या बांग्लादेश से डिसअपियर ही हुई है तो वो भारत आई है, ये साफ तौर पे एक तरह से जाहिर होता है, वहां की रिपोर्ट्स भी बताती है। और ये तो बहुत पुरानी 74 की का पीरियड लिया है। अगर 74 से लेके हम 2024 तक देखें तो शायद आंकड़ा और भी चौंकाने वाला हो सकता है। और जहां तक बांग्लादेश की जीडीपी की पर कैपिटा जीडीपी की बात हुई थी कि वो थोड़ा सा बेहतर हो रही है, वो शायद इसलिए भी हो सकती है क्योंकि वो सारे तो भारत में घुस जाते हैं, जितने बढ़ते हैं उससे ज्यादा। तो तो मतलब हम पर कैपिटा जीडीपी जब निकालते हैं तो पॉपुलेशन से उसको डिवाइड करते हैं, तो उनका जो ग्रोथ रेट है वो तो बहुत तेजी से बढ़ रहा था वहां की जनसंख्या। और अगर हमारे नॉर्थ ईस्ट के इलाके या पश्चिम बंगाल है, वहां जनसंख्या की दर जो बहुत तेजी से अचानक से बढ़ने लगी, तो वो डाउट क्रिएट करेगी कि ये अचानक से दिल्ली में इतना बड़ा कहां से जनसंख्या आ गई है, और दिल्ली की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या थी, या फिर जो अवैध कब्जों वाले इलाके हैं, ये कोई घर किराए पे लेके तो नहीं रहते, जाहिर तौर पर बहुत कम संख्या होगी। जो बड़े आसपास में देखूं तो बहुत झुग्गियां बहुत अचानक से बढ़ती चली गई पिछले 20 सालों में दिल्ली के कुछ इलाकों में। तो एक ये है कि अब 6.8 करोड़ से लेके 18 करोड़ की पॉपुलेशन, जिसमें से एक बहुत बड़ी संख्या में, और जिस तरह रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि अगर एक पकड़ में आता है तो 4 डिसअपियर हो जाते हैं। तो अगर हम 2016 में ये बोल रहे हैं कि 2 करोड़ ऐसे हमारे पास इनपुट है कि 2 करोड़ बांग्लादेशी, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में हो सकते हैं, तो हो सकता है कि वो कई गुना ज्यादा हो, उससे 4 गुना ज्यादा हो सकते हैं, 5 गुना ज्यादा भी हो सकते हैं। और 2000 की रिपोर्ट में तो 1.5 करोड़ की बात हुई थी, 2000 की जो रिपोर्ट की बात हो रही है। तो अब 24 तक तो ये तो मल्टीप्लाई भी बहुत फास्ट होते हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, स्टडीज हो रखी हैं, फैक्ट्स भी सामने हैं, सारा कुछ है। मैं वही कह रहा हूँ कि ये अभी की स्टडीज नहीं है, ये तो हर साल ही होती है। और बांग्लादेश में भी स्टडीज हो रखी हैं, उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली एडमिट किया है कि उनके यहाँ से लोग जो हैं वो गए हैं यहाँ से। प्रॉब्लम इंडिया को भी पता है कि वो आए हुए हैं, बांग्लादेश को भी मालूम है कि वो गए हुए हैं, और वो वापस भी नहीं आने वाले हैं। बहुत कम है जो जाता है कभी कभी अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए फिर वापस आ जाता है, क्योंकि वो समझता है कि हमारा सिस्टम इतना वो है कि उसके लिए आना जाना कोई बड़ी बात नहीं है। दे कैन इजिली क्रॉस ओवर एंड गो बैक एंड देन कम बैक टू इंडिया अगेन। बट अगेन मैं वही कह रहा हूं कि ये जब तक हम इसको मतलब एक तो नेशनल लेवल के ऊपर इसको नहीं समझेंगे कि ये इन द डेज टू कम, ये सिर्फ पॉपुलेशन नहीं आ रही है, पॉपुलेशन के साथ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और ये सबसे बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न एक होने को जा रहा है हमारे लिए। जिन लोगों की लॉयल्टी हमको पता नहीं है कि ये इंडिया के लिए लॉयल होंगे या नहीं होंगे, ऐसे लोग अगर हमारे देश के अंदर रह रहे हैं, बैठ रहे हैं, अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और आप देखिएगा कि छोटे से छोटा काम जो है, मतलब एक किस्म से आप वो ये यहाँ पर आके वो गूगल मैप बन गए हैं। उनको हर गली का पता है, उनको ये पता है कि कौन कहाँ रहता है, उसका हाँ, हर एक घर का मालूम है, कौन क्या अंदर काम तक वो करता घुसे है। हैं, सफाई पोछे का काम करते हैं, घुस गए हैं। और हाँ। हम अभी भी इसको अगर इग्नोर कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा तूफान है, जिसको हम अगर इग्नोर करेंगे तो फिर तूफान का हमको झेलना पड़ेगा कि उसका क्या इफेक्ट्स होंगे। और ये हम देख ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि तूफान के इंडिकेशंस नहीं है। आप देखिए अभी असम में जो है एक 10 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो उसका जो पूरा डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो है वो चेंज हो गया है। अब इन द डेज टू कम वो पूरा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो वहां पर शुरू हो जाएगा। एक बार पॉलिटिकल पावर आ गई उनके हाथ में तो उसके बाद में आप समझ सकते हैं कि किस डायरेक्शन में ये देश जो है वो जाने के तैयार हो जाएगा। तो इसको मतलब मेरा तो यही कहना है कि सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को इसको एक पॉलिटिकल वोट बैंक ना दे के इसको सीरियसली स्टडी करें, और ऐसे अफसर्स को लगाएं, ऐसी टीम बनाएं जो डेडिकेटेड है, वो पूरा एक उसका मेथोडोलॉजी के साथ में उसके ऊपर काम करें, और
एक डेटरेंट अगर क्रिएट हो जाएगा ना, तो फिर ये इनका इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत हद तक रुक जाएगा। अभी तक तो डेटरेंट ही हम क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। हमने सिर्फ डेटरेंट क्रिएट किया है बॉर्डर के ऊपर।